हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन हिस्ट्री। मैं विपिन वाजपेयी। देखिए, इतिहास की पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के स्वरूप को जान लिया था। भारतीय इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। लिखित साक्ष्यों का वहां पर अभाव है, किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जितना भी इतिहास लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही लिखा है। और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास लिखना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये हमने आपको इतिहास की इंट्रो क्लास में बताया हुआ है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिस्ट्री इंट्रो क्लास देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर लिखित साक्ष्य वहां से प्राप्त क्यों नहीं होते हैं। तो थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभिक दौर का जो मानव था वो पूर्ण रूप से असभ्य हुआ करता था, निरा पशु, क्योंकि सभ्यता नाम का उस समय कोई चीज हुआ नहीं करता था। और उस समय के मानव का पूरा जीवन 2 ही कार्यों के इर्द गिर्द घूमता रहता था। एक तो था अपने पेट को भरने के लिए वो शिकार करता था, और दूसरा था कि जंगली जानवरों से खुद की बचाव के लिए वो प्राकृतिक आवास की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। क्योंकि अभी उसने आवास बनाना प्रारंभ नहीं किया था, इसलिए वो प्राकृतिक आवास में ही रहता था। और उनके लिए शिकार करना भी इतना आसान नहीं था। शिकार करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि अभी उन्होंने किसी तरह का औजार बनाना प्रारंभ नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो राइफल लेके गए और मार दिया काला हिरण, तो इतना आसान नहीं था। अभी वो करते क्या थे, उनको जिस तरह का प्राकृतिक पत्थर मिल जाता था वो उसी पत्थर को औजार के रूप में प्रयोग करते थे। उसे तराश कर औजार बनाने का अभी उन्होंने कार्य नहीं प्रारंभ किया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे किस तरह से पहले इन लोगों ने इस जानवर को घेरा है, और फिर इनके हाथों में आप पत्थर देख रहे होंगे। इस पत्थर से पहले इसको धराशायी किया है, मार मार के पत्थर। अब इसको जो है कूच रहे हैं, इस पत्थर से कूचेंगे और फिर जो है सब मिलकर के इसको जो है नोच नाच के खाएंगे। और अभी जो है इनके हाथों में जो पत्थर देख रहे हैं वो प्राकृतिक पत्थर है। अभी इन्होंने इस पत्थर पर कोई कार्य नहीं किया है, यानी कि इसको घिस करके किसी तरह का औजार बनाने की कोशिश नहीं की गई है। जैसा पत्थर इनको मिला था वो सेम वैसे ही पत्थर को औजार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। और इस जानवर को पहले ये लोग इसी पत्थर से कचरेंगे, और फिर दिन भर के भूखे इंसान क्या करेंगे, नोच नाच इसको खाएंगे। और दिन भर की जद्दोजहद के बाद जो है ये एक आध शिकार कर लेते थे ऐसे ही, और फिर उसके बाद थका हारा इंसान क्या करेगा, सो जाता था। दूसरे दिन फिर इनको यही कार्य करना है। तो इसी तरह से इनकी जिंदगी चल रही थी। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये हुआ करते थे, या इनकी जो है साइन लैंग्वेज हुआ करती थी, आपस में इशारों में बातें हो जाया करती थी। इसलिए कभी जो है इन्होंने अपनी लिपि इजाद करने की कोशिश भी नहीं की। कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई लिपि बनाएं या अपना कोई ABCD छोटा बड़ा अपना इजाद किया जाए, क्योंकि कम्युनिकेट करने में इनको दिक्कत नहीं हो रही थी। दिक्कत तो इनकी मेन ये थी कि अपना पेट कैसे भरा जाए। दिन भर जो है भूख से व्याकुल शिकार कर रहा है और दर बदर घूम रहा है प्राकृतिक आवास की तलाश में। तो सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मकसद यही था कि अपना पेट कैसे भरा जाए और प्राकृतिक आवास कैसे मिले। और भूख की वजह से जब दिमाग भी काम नहीं करता है, तो जब दिमाग काम नहीं करेगा तो और कुछ करने के लिए क्या सोचेगा फिर वो, क्योंकि भूख की वजह से तो सिर्फ उसको भूख ही याद आएगी कि कैसे शिकार मिल जाए और कैसे हम अपनी भूख शांत करें। यानी कि और किसी काम के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता था। और वो बात तो आपने सुनी ही होगी कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये रही कंठी ये रही माला। तो वही हाल यहाँ पे था। किसी भी तरह की जो है इन्होंने लिपि अपनी इजाद नहीं करी, क्योंकि आपस में जो है उनका कम्युनिकेशन चल रहा था। इसीलिए जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम
सन 1861 की बात करेंगे, एक व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, वे पुरातत्व विभाग की स्थापना करेंगे सन 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के व्यक्ति हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1861 की, यानी कि 1857 की क्रांति हो चुकी है। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी लोग कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। मंगल पांडे का नाम भी सुना होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सुना होगा, तो थोड़ा बहुत कहानी आप लोगों को पता होगी। सन 1857 में भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है और उस समय भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है लॉर्ड कैनिंग को, जो कि सन 1862 तक वायसराय रहता है। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का वायसराय था सन 1861 में। लॉर्ड कैनिंग अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त कर देता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का लॉर्ड कैनिंग अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त कर देता है। आई बात समझ। अब यहां पे हम लोग एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। सन 1863 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रखते हैं, एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद हैं। और इन्होंने किया क्या, तमिलनाडु मद्रास के पास एक जगह है पल्लावरम, वहां से ये पहला औजार खोद निकालेंगे, पहला औजार खोद निकालते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक व्यक्ति हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रखते हैं, एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद हैं। अच्छा, इन्होंने कार्य क्या किया, तमिलनाडु मद्रास के पास एक जगह है पल्लवरम, वहां से ये पहला औजार खोद निकालेंगे। भारत में खोजा गया ये प्रागैतिहासिक काल का पहला औजार था। इसीलिए जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा गया। अच्छा, इन्होंने जो ये पहला औजार खोद निकाला था पल्लावरम से, वो एक प्रकार का हैंडेक्स था, यानी कि हस्तकुठार। हस्तकुठार हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, जो कि कुछ इस प्रकार होती है। देखिए, ये आपको सामने जो है हस्त कुल्हाड़ी दिख रही है, ऊपर जो है ये सकरा होता है जिसको हाथ से जैसे पकड़ा जाता था, और नीचे की तरफ जो है इन्होंने धारदार पत्थर को तराश कर धारदार बना दिया है, जिससे कि जो है ये पेड़ की छाल काटने का काम करते थे या लकड़ी को काटने का काम करते थे। इसी जो है पत्थर की हस्त कुठार से, ये हाथ से चलाने वाली थी। आधुनिक कुल्हाड़ी अगर आप देखेंगे तो वो लोहे की होती है और नीचे धार होती है, ऊपर जो है यहां पर लकड़ी का बेट लगा होता है। पर ये जो है इसमें कोई भी बेट नहीं लगा हुआ है, ये हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी है। ये इधर भी जो है बनी हुई है, सेम वही चित्र है। तो ये होती थी हस्त कुठार, जो कि कहां से मिली थी, पहला पल्लावरम से मिली थी। पल्लावरम से सबसे पहले जो है यही औजार प्राप्त हुआ था प्रागैतिहासिक काल का। चलिए, अब हम लोग एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, थॉमसन। थॉमसन नाम के व्यक्ति कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में रखी वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को
तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में रखी वस्तुओं का था। कोपेनहेगन संग्रहालय, ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पे संग्रहालय है, उसी को बोलते हैं कोपेनहेगन संग्रहालय। और वहां पे प्रागैतिहासिक काल की कुछ पुरातात्विक साक्ष्य रखे हुए हैं। उनके आधार पर जो है थॉमसन महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया है और उन वस्तुओं में खास करके जो औजार थे उनके आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोपेनहेगन संग्रहालय कहां पे है? डेनमार्क। डेनमार्क तीन पार्ट में आप देखते हैं कौन कौन से तीन पार्ट है वो जिसमें डिवाइड किया है उन्होंने। पहला है पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तुएं रखी हैं उसमें पाषाण के भी औजार थे, कांसे के भी औजार थे और लोहे के भी औजार थे। तीनों तरह के औजार थे। उन्हीं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब इतिहासकारों ने पाषाण काल को पत्थर के औजार के आधार पर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखिए, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अगर हम इसकी इंग्लिश देखें तो पूरा पाषाण काल होता है पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल होता है मीसोलिथिक, नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड। अब यहां पे हम लोग इन तीनों कालों के काल की गणना करेंगे। काल देखेंगे कि इनका जो है काल कितना रहा है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, यह आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक चलेगा। नव पाषाण काल आपका चलेगा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। अब यहां पे आप देखिए पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसका काल जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इतना लंबा काल, तो इतिहासकारों ने इतना लंबा काल जो है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ना जो है उचित नहीं समझा है। इसीलिए जो है पूरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं तीन। पहला पार्ट है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब यहां पे हम इन तीनों के काल को देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9 लाख ईसा पूर्व तक चलेगा। मध्य पूरा पाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। आपका उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो इस तरीके से जो है ये इनका टाइम पीरियड है। और देखिए आज हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसको एक बार रिपीट भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करते हैं। इसीलिए जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा गया है। और उस समय वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त कर देता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट
सन 1863 में तमिलनाडु मद्रास के पास पल्लवरम जगह है, वहां से प्रागैतिहासिक काल का पहला औजार खोज निकालते हैं भारत में। इसीलिए जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। थॉमसन कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब पाषाण काल को इतिहासकारों ने पाषाण के औजार काल के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो है टाइम पीरियड 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इतना लंबा टाइम पीरियड जो है इतिहासकारों ने एक ही काल के अंदर जो है पढ़ना उचित नहीं समझा है। इसीलिए जो है इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इसका भी जो है आप टाइम पीरियड देख रहे होंगे। निम्न पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9 लाख ईसा पूर्व तक, मध्य पूरा पाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस तरह से जो है आज तक हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। और अगर टाइम रहा तो हम लोग वहां पे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को भी अगली क्लास में ही कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।